बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे। उस पर हमने अरिथमेटिक मीन डिस्कस करना शुरू किया था। उसका ज़्यादातर पोर्शन हम कर चुके। जो अरिथमेटिक मीन का हिस्सा रहता है हम उसकी तरफ आ रहे हैं। हम बात करेंगे कंबाइंड अरिथमेटिक मीन की। कंबाइंड अरिथमेटिक मीन से मुराद कि अगर हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स हों और हर ग्रुप का हमारे पास अरिथमेटिक मीन मौजूद हो और हम उनका सारी ऑब्जर्वेशंस का कलेक्टिवली एक मीन फाइंड करना चाहें तो उसको हम कंबाइंड अरिथमेटिक मीन का नाम देते हैं। तो कंबाइंड अरिथमेटिक मीन क्या होगा कि हमारे पास एक से ज़्यादा डेटा सेट मौजूद हों, हमें पता हो कि हर डेटा सेट का मीन कितना है, हर एक में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी हैं, और हम चाहें कि हम कलेक्टिवली सारे डेटा को इकट्ठा करके एक डेटा बना के उसका मीन लेना चाहें। तो एक तो तरीका ये होगा कि सारी वैल्यूज़ को एक जगह कर लें। अगर हम शॉर्ट तरीका इस्तेमाल करना चाहें कंबाइंड अरिथमेटिक मीन लेने का, तो हम उसकी बात करने जा रहे हैं। सवाल मैंने लिया, इन अ कॉलेज देयर आर 3 सेक्शंस A, B and C. In section A there are 80 students with average height 65.75 inches. In section B there are 120 students with average height 66.25 inches. And in section C there are 100 students with average height of 66 inches. Find out combined average height of 300 students. ये तीनों सेक्शंस के मिला के 300 स्टूडेंट्स बनते हैं। इस तरह से ए सेक्शन में 80 हैं, बी सेक्शन में 120 हैं, सी सेक्शन में 100 हैं। आप इन तीनों को ऐड करें तो 300 स्टूडेंट्स बनते हैं। अब हमारे पास पहले सेक्शन के जो 80 स्टूडेंट्स हैं उनका डेटा मौजूद नहीं है। इसी तरह दूसरे सेक्शन के जो 120 स्टूडेंट्स हैं उनका भी डेटा नहीं है। तीसरे सेक्शन के 100 हैं उनका भी डेटा नहीं है। बल्कि हमें क्या पता है, हमें पता है कि ए सेक्शन के जो 80 स्टूडेंट्स हैं उनकी एवरेज हाइट हमारे पास मौजूद है। इसी तरह बी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एवरेज हाइट मौजूद है। इसी तरह सी सेक्शन के जो 100 स्टूडेंट्स हैं उनकी एवरेज हाइट हमारे पास मौजूद है। तो हम कंबाइंड एवरेज हाइट लेना चाह रहे हैं। तो मैंने इसको लिखा कि N1 इज 80 है, N2 इज 120, N3 इज 100। N1 है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन सेक्शन फर्स्ट, N2 है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन सेक्शन 2 और N3 है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन सेक्शन 3। इनके साथ हमें मीन दिए हुए हैं। तो पहले सेक्शन का मीन हमें दिया गया है 65.75 इंचेस, दूसरे सेक्शन का मीन दिया गया है 66.25 इंचेस और तीसरे सेक्शन का मीन दिया गया है 66 इंचेस। हम फाइंड करना चाह रहे हैं एक्स बार, यानी तीनों सेक्शन का इकट्ठा मीन। तो उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है N1 मल्टीप्लाइड बाई X1 बार प्लस N2 मल्टीप्लाइड बाई X2 बार प्लस N3 मल्टीप्लाइड बाई X3 बार। और इसको वहाँ तक ले जाएंगे जितने टोटल ग्रुप्स होंगे। इस सवाल में चूंकि 3 ग्रुप्स हैं तो हमने इसको 3 पे रोक दिया। अगर किसी डेटा में 5 ग्रुप्स होंगे तो उसमें तीसरी टर्म के बाद चौथी आएगी N4 मल्टीप्लाइड बाई X4 बार, फिर प्लस आएगी N5 मल्टीप्लाइड बाई X5 बार। और डिवाइजर लाइन के नीचे क्या आ गया जी, पहले सेक्शन में स्टूडेंट्स की तादाद N1, दूसरे में स्टूडेंट्स की तादाद N2 और तीसरे में स्टूडेंट्स की तादाद N3। इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास हो गया N1 80 था, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मीन था 66.75। तो हमने लिखा 80 मल्टीप्लाइड बाई 66.75। इसी तरह दूसरे सेक्शन में 120 स्टूडेंट्स थे, उनकी एवरेज हाइट थी 66.25। तो हमने लिख दिया 120 मल्टीप्लाइड बाई 66.25। और तीसरे सेक्शन में हमारे पास थे 100 स्टूडेंट्स, एवरेज हाइट थी 66.00। तो हमने लिख दिया 100 मल्टीप्लाइड बाई 66.00।
तो इन तीनों को जब हम ऐड अप कर लेंगे तो ये असल में 300 स्टूडेंट्स की हाइट्स का सम आ जाएगा। और डिवाइजर में क्या है, 80 + 120 + 100 यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर आप इसको गौर से देखें तो बेसिक फार्मूला वही है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस लाइन से ऊपर है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइजर लाइन से नीचे है। ये सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस कैसे बन रही है? ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस इस तरह बन रही हैं, जब हम कह रहे हैं पहले ग्रुप में 80 लोग हैं और हर एक की हाइट, एवरेज हाइट है 65.75, तो पहले 80 लोगों के हाइट्स का सम बन गया 80 × 66.75। अब जानते हैं फार्मूला होता है x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n। तो यहाँ पे हमारे पास n मौजूद है, x बार मौजूद है, तो समेशन x लेने के लिए क्या करेंगे, n × x बार कर देंगे। तो ये असल में n × x बार जो पहला है ये 80 स्टूडेंट्स की, 80 स्टूडेंट्स की हाइट्स का सम है। इसी तरह से दूसरे ग्रुप में n2x2 बार ये 120 स्टूडेंट्स की हाइट्स का टोटल बन जाता है। इसी तरह तीसरे ग्रुप में 100 × 66 जो है ये 100 स्टूडेंट्स की हाइट्स का सम बन जाता है। जब हम तीनों सम्स को इकट्ठा कर लेंगे तो ये ऑल 300 स्टूडेंट्स की हाइट का सम ऊपर आ गया और डिवाइजर में आ गया 80 + 120 + 100 यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये बेसिक फार्मूला वही है, एवरेज इज सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास x बार में आ गया 80 × 66.75 करके 7260, 120 को 66.25 से मल्टीप्लाई किया ये हुआ 7950 और 100 को 66 से मल्टीप्लाई किया तो 6600 आ गया। इन तीनों के सम को हमने डिवाइड करना है 300 के साथ, तो 19810 डिवाइडेड बाय 300, हमारा आंसर हुआ 66.03 इंचेस। यूनिट वही जो डेटा में मौजूद। हम प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की एक एग्जांपल और लेना चाह रहे हैं, कुछ कंसेप्ट्स हैं जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ। आपसे सवाल में कहा गया द फॉलोइंग टेबल इज गिवन, the frequency distribution of lifetime of 400 radio tubes at a certain company। तो लाइफ टाइम आपको बताई हुई है ग्रुप्स की शक्ल में और साथ नंबर ऑफ ट्यूब्स यानी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। लाइफ टाइम है 300 से 399, फिर 400 से 499, फिर 500 से 599 एंड सो ऑन, साथ उनकी फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं। ये आपके पास 3, 2, 5, 2, 7 और 2, 9 ग्रुप्स हैं, टोटल 9 क्लासेस हैं और हर एक के सामने उनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। आपसे कुछ चीज़ें पूछी गई हैं कि इस टेबल के रेफरेंस से ये चीज़ें बताएं क्या होंगी। नंबर 1 बताएं अपर क्लास बाउंड्री 5वीं क्लास की क्या होगी। नंबर 2 बताएं लोअर क्लास बाउंड्री 8th ग्रुप की क्या होगी। नंबर 3 बताएं मिड वैल्यू ऑफ द 7th क्लास। फिर बताएं क्लास इंटरवल का साइज यहाँ पे कितना है और फिर बताएं चौथी क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है। कुछ आंसर तो हमें यहाँ से एज इट इज मिल जाएंगे, कुछ आंसर्स के लिए हमें 1 या 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे। तो हम देखते जाते हैं जी 1 बाय 1। पार्ट ए में आपसे कहा अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द 5th क्लास। तो अपर क्लास बाउंड्री हमें तब मिलेगी अगर हमारे पास डेटा में क्लास बाउंड्रीज हैं। तो सबसे पहले चेक कर लें जी कि ये डेटा जो आपको गिवन है इसमें क्लास बाउंड्रीज दी हुई हैं या क्लास लिमिट्स दी हुई हैं। पहले ग्रुप पे आ जाएं। पहला ग्रुप शुरू हुआ 300 से और ख़त्म हुआ 399 पे, और दूसरा शुरू कहाँ से हुआ 400 से और ख़त्म हुआ 499 पे, फिर तीसरा शुरू हुआ 500 से। इसका मतलब है जहाँ से एक ग्रुप ख़त्म होता है दूसरा वहीं से शुरू नहीं होता। अगर ऐसी सूरत हाल हो तो हम इनको क्लास लिमिट्स कहते हैं, यानी 300 से 399 पहले ग्रुप की क्लास लिमिट्स हैं, 400 से 499 दूसरे ग्रुप की क्लास लिमिट्स हैं, 500 से 599 तीसरे की क्लास लिमिट्स हैं एंड सो ऑन। इसका मतलब है क्लास बाउंड्रीज तो हमें दी नहीं गई, और अगर हम किसी भी ग्रुप की क्लास बाउंड्री लेना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले क्लास बाउंड्रीज बनानी होगी। चलें जी, इसकी बात हम बाद में करते हैं। अब अगले पार्ट पे आ जाएं, उसमें फिर कहा लोअर क्लास बाउंड्री।
इसका मतलब है ये भी हमें आंसर यहाँ से नहीं मिलेगा। फिर का मिड वैल्यू ऑफ द 7th क्लास, मिड वैल्यू हमें मिल जाएगी। मिड वैल्यू हम कैसे लेते हैं? मिड वैल्यू आप जानते हैं, हम क्लास लिमिट से भी ले सकते हैं, क्लास बाउंड्री से भी ले सकते हैं। तो क्लास लिमिट्स हमारे पास मौजूद है। 7th क्लास पे चले जाएं। 7th क्लास कौन सी बनती है जी? 7th क्लास है हमारी 900 से 999। 7th क्लास में लोअर क्लास लिमिट है 900 और अपर क्लास लिमिट है 999। हम अगर इस क्लास की मिड वैल्यू लेना चाहते हैं, जिसे हम मिड पॉइंट भी कहते हैं, तो सिंपली 900 और 999 को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मिड वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी। फिर है क्लास इंटरवल साइज। क्लास इंटरवल साइज कैसे लेते हैं आप जानते हैं, क्लास बाउंड्रीज का डिफरेंस होता है। ये आंसर हमें फिर यहाँ से नहीं मिलेगा, हमें क्लास बाउंड्रीज बनानी होगी। फिर है फ्रीक्वेंसी ऑफ द 4th क्लास। 4th क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है? तो फ्रीक्वेंसीज तो दी हुई हैं। 4th क्लास है हमारी 600 से 699, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 76 है। तो यहाँ से हमें सी और ई का आंसर मिल रहा है, बाकी तीनों के आंसर नहीं मिल रहे, इसलिए कि उनका ताल्लुक क्लास बाउंड्री के साथ है। तो हम पहले इनकी क्लास बाउंड्री बना लेते हैं। ये बनाई जी हमने इनकी क्लास बाउंड्रीज। किस तरह से बनाते हैं क्लास बाउंड्रीज? पहला ग्रुप था 300 से 399, दूसरा ग्रुप था 400 से 499। गैप कितने यूनिट का है? 1 यूनिट का गैप है। पहला ग्रुप खत्म हो रहा है 399 पे और दूसरा शुरू हो रहा है 400 पे, तो इसमें गैप हो गया 1 का। 400 माइनस 399 इज 1। हमने इसको दो ग्रुप्स में अकोमोडेट करना है, तो 1 को 2 पे डिवाइड कर दिया हमने। 1 डिवाइडेड बाई 2 किया तो कितना आ गया? 0.5। अब 0.5 हम लोअर लिमिट में से माइनस करेंगे और अपर लिमिट में ऐड करेंगे। लोअर लिमिट पहले ग्रुप किया 300, उसमें से 0.5 माइनस किया तो हमें वैल्यू मिल गई 299.5। और अपर क्लास लिमिट पहले ग्रुप किया 399, उसमें हमने 0.5 ऐड किया तो ये मिल गया 399.5। तो पहले ग्रुप की क्लास बाउंड्रीज बन गई 299.5 से 399.5। इसी तरह दूसरा ग्रुप की लोअर क्लास लिमिट है 400, इसमें से 0.5 माइनस किया तो हमें मिल गया 399.5। अपर क्लास लिमिट है 499, उसमें 0.5 ऐड किया तो ये मिल गया 499.5। तीसरे ग्रुप की लोअर लिमिट 500, इसमें से 0.5 माइनस किया तो हमें मिल गया 499.5। और इस ग्रुप की अपर लिमिट है 599, उसमें 0.5 ऐड किया तो मिल गया 599.5। Remember that we are adding 0.5 in upper class limit but subtracting 0.5 from lower class limit. लोअर क्लास लिमिट में से माइनस करनी है जो वैल्यू, वही अपर क्लास लिमिट में ऐड करनी है। उसकी रीज़न ये है कि हमने इस गैप को ब्रिज करना है जो 400 और 399 का है। हमने इस गैप को ब्रिज करना है जो 500 और 499 का है। लिहाजा उसको ब्रिज करने के लिए हमें ग्रुप को बड़ा करना होगा, लोअर लिमिट को पीछे हटाना होगा, अपर लिमिट को आगे लेके जाना होगा। और उसके लिए हमने जो डिफरेंस लिया है उसका हाफ करके उसमें से 0.5 माइनस कर रहे हैं लोअर क्लास लिमिट में से, और 0.5 ऐड कर रहे हैं हम अपर क्लास लिमिट में से। तो इस तरह से ये हमारे पास सारी की सारी क्लास बाउंड्रीज बन गई। अब आप नोट करें, हमारा टारगेट था इस गैप को ब्रेच करना, तो आपको देखें यहाँ पे कोई गैप नहीं नजर आ रहा। पहला ग्रुप शुरू हुआ 299.5 से, खत्म हो गया 399.5 पे। तो दूसरा ग्रुप 399.5 से ही शुरू हो गया है, यानी पहले ग्रुप की अपर क्लास बाउंड्री, दूसरे ग्रुप की लोअर क्लास बाउंड्री सेम वैल्यू। सिमिलरली दूसरे ग्रुप की अपर क्लास बाउंड्री और तीसरे की लोअर क्लास बाउंड्री, ये भी सेम चीज है। अब हमें जो क्लास बाउंड्री से मुतल्लिका चीजें थी वो सारी की सारी मिल जाएंगी। पहले में क्या पूछा गया था आपसे? 5th क्लास की अपर क्लास बाउंड्री। तो यहाँ से काउंट करें 5th क्लास कौन सी बनी? ये 5th क्लास बनी 700 से 799। इसकी क्लास बाउंड्रीज पे आ जाए, ये है 699.5 से 799.5।
इनमें से 699.5 लोअर क्लास बाउंड्री कहलाएगी और 799.5 अपर क्लास बाउंड्री कहलाएगी। सो आंसर इज 799.5। बी पार्ट में कहा गया था लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द 8th क्लास। 8th क्लास हमारे पास ये है, सेकंड लास्ट जो है। टोटल हमारे पास यहाँ पे 3 3 6 2 8 क्लासेस हैं। लास्ट क्लास जी, सेकंड लास्ट क्लास जो है हमारी वो 8th क्लासेस है। टोटल हमारे पास 9 क्लासेस हैं। तो 8th क्लास है हमारे पास 1000 से 1099। इनकी हमने क्लास बाउंड्रीज बनाई, वो बनी थी 999.5 से 1099.5। तो इनमें से लोअर हुई 999.5 और अपर हुई 1099.5। सवाल में आपसे पूछी गई थी लोअर क्लास बाउंड्री, सो इसका आंसर हुआ 999.5। फिर है मिड वैल्यू ऑफ द 7th क्लास। तो 7th क्लास की मिड वैल्यू कैसे लेंगे, आप जानते हैं मिड पॉइंट हम किस तरह से लेते हैं। मिड पॉइंट आप क्लास लिमिट से ले लें या क्लास बाउंड्री से, वो सेम ही होता है। तो मिड वैल्यू हमारी कैसी आएगी, 900 में 999 ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 949.5। ये आप क्लास लिमिट से भी ले सकते हैं और क्लास बाउंड्री से भी ले सकते हैं। फिर है क्लास इंटरवल साइज। क्लास इंटरवल का साइज यहाँ पे सारे ग्रुप्स में सेम है। ये हम लेते किस तरह से हैं, इसकी डेफिनेशन क्लास इंटरवल की है, इट इज द डिफरेंस ऑफ अपर क्लास बाउंड्री एंड लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास। जहाँ सारी क्लासेस का इंटरवल एक जैसा है, लिहाजा ये आंसर आप किसी भी ग्रुप से दे दें, आंसर विल बी द सेम। मसलन पहले ग्रुप पे आ रहे हैं, अपर क्लास बाउंड्री है 399.5, लोअर क्लास बाउंड्री है 299.5, दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर 100 आ जाएगा। आप यही काम लास्ट ग्रुप से करना चाहें तो 1199.5 माइनस 1099.5, आंसर अगेन इज 100। तो चूंकि इंटरवल साइज यहाँ सारे ग्रुप्स का सेम है, इसलिए आंसर 100 ही रहेगा। आप ये कैलकुलेशन किसी भी ग्रुप से कर सकते हैं। और लास्ट में आपसे पूछा था फ्रीक्वेंसी ऑफ द 4th क्लास, वो आंसर हमने पहले ही दे दिया था कि ये हमारे पास चौथी क्लास है 600 से 699, जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 76 है। तो इसका आंसर हुआ जी हमारे पास 76। कंबाइंड अरिथमेटिक मीन तो हम पहले कर चुके हैं। हम आगे चलते हैं जी, अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज की बात करनी है। अरिथमेटिक मीन ऑफ ए कांस्टेंट इज द कांस्टेंट इटसेल्फ। कांस्टेंट से मुराद है कि मेरी क्लास में अगर 15 स्टूडेंट्स हैं, मैंने उनका एक एग्जाम लिया, हर एक के नंबर 60 आए, तो उसका हम अगर अरिथमेटिक मीन लेंगे तो वो 60 ही होगा। यहाँ ये मुराद है इससे। मेरी क्लास में 15 स्टूडेंट्स, मैंने उनका एक एग्जाम लिया, हर एक के नंबर आए 60, तो डेटा बना 60 15 टाइम्स। So same value is repeated 15 times. We will call it as constant. तो इसका जब हम अरिथमेटिक मीन लेंगे तो वो 60 ही रहेगा। किस तरह से, हमारे पास x वैल्यूज मौजूद हैं। x वैल्यू है a and a is repeated large number of times. Say it is repeated n times. तो इसका अगर हम सम बनाना चाहेंगे तो वो na बन जाएगा। तो इसका मीन बन जाएगा समीशन x डिवाइडेड बाई n is na divided by n, which is a. So arithmetic mean is the same. Sum of deviations from arithmetic mean is always 0. इससे मुराद ये है कि आपके पास x वैल्यूज मौजूद हैं। ये मैंने कुछ x वैल्यूज आपके सामने लिखी हैं 24, 32, 15, 20 एंड 30। आप क्या करें, आप इस डेटा का मीन ले लें। हमने इसका मीन कैलकुलेट किया तो वो है 121 डिवाइडेड बाई 5 इज 20.4, 24.2। आप जानते हैं अरिथमेटिक मीन हम लेते कैसे हैं, वैल्यूज का सम करते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कर देते हैं। वैल्यूज का सम मैंने लिया 121 था, उसको मैंने 5 पे डिवाइड किया, आंसर हुआ 24.2। तो मैंने एक कॉलम बना दिया x माइनस 24.2, जिसे मैंने x माइनस एक्स बार का नाम दिया। तो ये वैल्यू मिली मुझे 24 माइनस 24.2 विच इज 0.2 विद नेगेटिव साइन। 32 माइनस 24.2 इज 7.8। इसी तरह 15 माइनस 24.2 इज माइनस 9.2।
इसी तरह 20 माइनस 24.2 इज माइनस 4.2। इसी तरह 30 माइनस 24.2 इज 5.8। ये इनका अगर हम सम करते हैं ये हमेशा जीरो होगा। इसको हम कहते हैं सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो। आप एक काम कर लें, मसलन इस डेटा में हमारे पास अरिथमेटिक मीन आता है 24.2। आप इस डेटा को चेंज कर लें। क्या चेंज करें आप? मैंने यहाँ पे 5 ऑब्जर्वेशन ली हैं, आप इसमें 2 ऑब्जर्वेशन और शामिल कर दें। एक ऑब्जर्वेशन ले लें 40, एक ले लें 50। नंबर ऑब्जर्वेशन कितनी हो जाएंगी? 7 हो जाएंगी। उन 7 ऑब्जर्वेशन का आप मीन ले लें, वो हो जाएगा समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन। एन वहाँ पे 7 बन जाएगा। समेशन एक्स ज़ाहिर है चेंज हो जाएगा, मीन की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। आप नया कॉलम बनाए एक्स माइनस एक्स बार। तो जैसे हमने यहाँ पे किया था x माइनस 24.2, आप वहाँ पे बार की वैल्यू लगाएंगे तो वो x माइनस समथिंग आएगा। आप ये कॉलम बनाएंगे, आप फिर चेक करें, आपके पास ये सम जीरो ही आएगा। सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो। इसको हम लिखेंगे समेशन x माइनस एक्स बार। इसको हमने जीरो प्रूव करना है। तो ये हुआ समेशन x माइनस एन एक्स बार। जब समेशन x बार पे इम्प्लीमेंट होगा, x बार चूँकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ जब समेशन आता है तो वो नंबर ऑफ कांस्टेंट्स उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी एन एक्स बार हो जाएगा। जैसे हमारे पास 4 अगर 10 दफ़ा लिखा हो, हम उसको ऐड करें तो 40 बनेगा। ये 40 कैसे बना? ये असल में 40 बना है 10 मल्टीप्लाइड बाई 4 पर। तो ये हुआ समेशन x माइनस एन को मैंने एज इट इज रहने दिया, एक्स बार का फार्मूला लगा दिया 1/n समेशन एक्स, उसकी जगह हमने लिख दिया। अब इसको अगर एन को एन के साथ क्रॉस कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगा समेशन एक्स माइनस समेशन एक्स। तो आप जानते हैं सेम वैल्यू अगर हम उसमें से ऐड माइनस करते हैं, समेशन एक्स में से समेशन एक्स ही माइनस करते हैं तो ये जीरो आएगा। फिर है जी सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज मिनिमम। मिनिमम से मुराद है, अगर आप पिछली स्लाइड पे जरा जाएं, यहाँ पे मैंने कहा था कि ये हमेशा जीरो होता है। क्या जी? एक्स माइनस एक्स बार का सम। अगर हम इनके स्क्वायर्स कर लें, x माइनस एक्स बार के स्क्वायर कर लें, फिर ये सम जीरो नहीं रहेगा। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ ये माइनस वैल्यू जो है वो प्लस वैल्यूज को बैलेंस आउट कर रही है, इसलिए ये जीरो हो रहा है। जब हम इनके स्क्वायर्स कर लेंगे तो माइनस खत्म हो जाएंगे, सारी वैल्यू प्लस में बदल जाएंगी, फिर ये जीरो नहीं रहेगा, नॉन जीरो होगा। अच्छा, अब वो जाहिर है कुछ वैल्यू तो होगी ना x माइनस एक्स बार का स्क्वायर जो हम कॉलम बनाएंगे, लेकिन मिनिमम से मुराद यहाँ ये है कि अगर आप एक कॉलम बना लें जिसमें एक्स बार की जगह कुछ और पुट कर लें, जैसे हमने यहाँ पे पुट किया था x माइनस एक्स बार, तो x बार की वैल्यू थी 24.2, हमने 24.2 पुट किया, इसका फिर हम यहाँ पे स्क्वायर कर लें और उसका सम कर लें तो कुछ वैल्यू आएगी। फिर आप ये काम करें कि 24.2 की जगह कोई और वैल्यू रख लें। आप वो कोई नेगेटिव वैल्यू भी रख सकते हैं, आप इससे बड़ी भी रख सकते हैं, आप इससे छोटी भी रख सकते हैं, आप 24 भी रख सकते हैं, आप 26 भी रख सकते हैं, कोई भी वैल्यू रख के आप जब उनके फिर उस कॉलम का स्क्वायर करेंगे और उसका सम करेंगे, वहां से जो हमें वैल्यू मिलेगी वो इससे बड़ी होगी। मिनिमम से ये मुराद है, यानी कम कौन सी होगी? कम वो होगी जब हम एक्स बार यूज करते हुए सम ऑफ स्क्वायर्स लेंगे। अगर हम एक्स बार के अलावा कोई वैल्यू यूज करते हुए सम ऑफ स्क्वायर्स लेंगे तो फिर वो वैल्यू मिनिमम नहीं रहेगी, वो बढ़ जाएगी। Combined arithmetic mean for k components in a distribution can be obtained as, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा ग्रुप्स हैं और हम कंबाइंड अरिथमेटिक मीन लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये फार्मूला यूज हो जाएगा, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार प्लस nk xk बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3 सो ऑन nk। ये n की बेस में है k ऊपर भी और नीचे भी, जैसे n की बेस में है 1, n की बेस में है 2, n की बेस में है 3। तो इसको हम कलेक्टिवली लिख सकते हैं समेशन ni xi बार डिवाइडेड बाय समेशन ni। इसका सवाल हम पहले ही कर चुके हैं। अच्छा, ये एक प्रूफ है फिर कि if m is the arithmetic mean and a is arbitrary origin, then show that summation x minus a square is summation xi minus m square plus n into m minus a square।
हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले समीशन एक्स वाई माइनस ए स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, मैंने माइनस एम और प्लस एम इसमें शामिल कर दिया। मैंने लिखा एक्स आई माइनस एम प्लस एम माइनस ए और फिर इसका स्क्वायर। इनको दोनों को मैंने अलग-अलग किया और ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाते हुए मैंने इसको खोल दिया। ये आया पहले का स्क्वायर यानी एक्स माइनस एम का स्क्वायर, फिर दूसरे का स्क्वायर यानी एम माइनस ए का स्क्वायर, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो ये होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई एम माइनस ए इंटू एक्स माइनस एम। फिर मैंने लिखा एक्स माइनस एम का स्क्वायर प्लस ये m और a दोनों कांस्टेंट्स हैं, तो इस पे जब समेशन अप्लाई होगा ये n में बदल जाएगा। इसी तरह 2m माइनस ए एक्स माइनस एम में जो x माइनस एम का सम है ये हमेशा ज़ीरो होगा। उसकी रीज़न ये है कि हमने यहाँ पे m जो अरिथमेटिक मीन को कहा है। हम अभी डिस्कस करके आए हैं कि सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ज़ीरो। तो समेशन i इक्वल टू 1 to n x माइनस एम ज़ीरो होगा। अगर ये पार्ट ज़ीरो हो गया है तो इसकी वजह से ये पोर्शन आपका ज़ीरो हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई दिस थिंग वाला। हमारे पास रह जाएगा एक्स माइनस एम का स्क्वायर प्लस एन इंटू एम माइनस ए का स्क्वायर, और यही राइट साइड है जो हम प्रूव करना चाह रहे थे। थैंक यू वेरी मच।